So let's start with the class. Interpretation is the task of drawing inferences from the collected facts after analytical study. तो आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, डेटा कलेक्शन डन हो गया, आपने एनालिसिस कर लिया अपने डेटा की। एनालिसिस करने के बाद में आपने उसके इन्फ्रेंसेस निकाले, कंक्लूजन निकाला कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है, या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। आपने रिजल्ट्स निकाल लिए। अब रिजल्ट्स आपके पास हैं, उसके बाद में हम बनाएंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम शुरू से लेकर एंड तक का पूरा रिसर्च प्रोसेस को हम लिखते हैं उसके अंदर। What has been observed by the researcher in the course of study can be understood, and it also provides a theoretical conception which can serve as a guide for further research. So a research report is a written document or oral presentation based on a written document, या तो oral presentation होगी, mostly ये एक written document होता है that communicates the purpose of study, scope of study, objectives of study, hypothesis of study, methodology, findings, limitations of study, and finally recommendations for further research. आप आगे क्या रिसर्च कर सकते हैं, इसके अंदर ये भी लिखा होता है। तो इसमें क्या क्या चीज है, एक तो आपका पर्पस ऑफ रिसर्च, क्या आप क्यों कर रहे हैं इसे, स्कोप क्या है आपकी रिसर्च का, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हाइपोथेसिस क्या क्या है, मेथोडोलॉजी मींस रिसर्च डिजाइन क्या आपने ऑप्ट की है, फाइंडिंग्स क्या है आपकी, लिमिटेशंस क्या है, एंड रिकमेंडेशंस क्या है आपकी, फर्दर रिसर्च के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। This is a record of research process, not mere summary of findings. इसमें सब कुछ होगा, सिर्फ फाइंडिंग्स की समरी नहीं होगी, पूरा रिसर्च प्रोसेस का रिकॉर्ड होगा। ये आपने क्या चीज कैसे की वो सारा पेन डाउन करेंगे यहाँ पर। और a research report is a means of communication that can be understood, believed, trusted by everyone who are likely to be affected by the research and acted upon the decision maker. तो आप ये क्या है आपका, ये एक रिकॉर्ड है जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर जैसे कोई और आपकी रिसर्च को अगर समझना चाहे तो आपको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो एक रिसर्च रिकॉर्ड हो जाता है जिससे कि कोई दूसरा भी आपकी रिसर्च स्टडी को समझ सके। ओके, सो आगे आती हूँ मैं इसमें। द रिसर्चर हैज टू कन्विंस द क्लाइंट एंड अदर्स who may read the report that the research findings can be acted on for their own benefit. Types of research report. Next topic. Types of research report. Research report में methodology होगी, results होंगे, recommendations होगी. The basic orientation of a research reports डिपेंड ऑन द ऑडियंस, किस टाइप की स्टडी है आपकी, ऑडियंस किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है। द रिसर्चर मस्ट नो हिज और हर ऑडियंस फर्स्ट। ही और शी मे हैव टू मेक assumptions about the composition, background and interest of the target readers. ये आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स के टाइप्स हो गए, ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये रहे आपके सामने प्रॉब्लम, रिसर्च रिपोर्ट एंड प्रोसेस, प्रेजेंटेशन। ये रहा प्रॉब्लम, डेफिनेशन, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। ये रहा आपका, पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ये मेथोडोलॉजी वगैरह ये रहा सारा आपका लिखा हुआ है। डेटा एनालिसिस, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन। रिपोर्ट में आपने सारा रिपोर्ट बनाया, ओरल प्रेजेंटेशन बहुत कम होती है, मोस्टली रिसर्च मोस्टली होती है जो रिटन फॉर्म में होती है, तो उसकी रीडिंग एंड रिसर्च फॉलो अप।
ये उसकी इसमें जब अपने मैनेजमेंट को अपनी रिसर्च रिपोर्ट रीड करके सुनाते हैं। तो 3 फेजेस हो गए रिसर्च रिपोर्ट के। प्री रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज, ये रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज एंड पोस्ट रिपोर्ट राइटिंग एक्टिविटीज। So coming to the next, before writing the report, रिसर्च रिपोर्ट लिखने से पहले क्या क्या डिस्कस करना होता है, वो ये रहा आपके सामने। The researcher should discuss the major findings, conclusions, recommendations with key decision takers and entire research report he has to discuss. मैं रिपोर्ट फॉर्मेट पर आ रही हूँ। यूजुअली रिपोर्ट फॉर्मेट का कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है। हम कैसे भी रिसर्च रिपोर्ट को बना सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस, बट फिर भी रिपोर्ट्स आपके एक थोड़ा सा आपको समझने के लिए हम एक रिपोर्ट टाइप आपको जनरल बता रहे हैं, विच इज अ जनरल काइंड। स्टैंडर्ड कुछ ऐसा सेट नहीं है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। एंड रिपोर्ट फॉर्मेट्स आर लाइकली टू वेरी विद द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ. However, the research report closely resembles the steps of research process. ये आपका रिसर्च रिपोर्ट का नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट बट अ जनरल फॉर्मेट इज देयर। मोस्टली आपकी रिसर्च रिपोर्ट इस फॉर्मेट में होती है। सबसे पहले हम टाइटल पेज रखते हैं, उसके बाद में लेटर ऑफ ट्रांसमिटर। यूजुअली ये ट्रांसमिटर मींस आपका जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो आपका सारा इसमें आता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आती है आपकी, फिर कि आपने कौन सा चैप्टर कहाँ रखा हुआ है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में आपका आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। जितनी भी आपने टेबल्स बनाई हुई है अंदर, जो ग्राफ या टेबल्स बनाए हुए हैं उनकी लिस्ट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स। फिर लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, जो भी आपने बाद में जो पेपर्स आप बाद में लगाते हैं अपेंडिसेस में, जैसे क्वेश्चनर लगा रहे हैं आप अपेंडिसेस में, या किसी ने कुछ आपको कोई स्टडी दी हुई है, कोई फॉर्मेट है जो आपकी स्टडी में यूज हुआ है, उस फॉर्मेट को आप एनेक्शर जानते हो ना, एनेक्शर्स, वो एनेक्शर्स को ही अपेंडिसेस बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, एनेक्शर्स या अपेंडिक्स, अपेंडिक्स या एनेक्शर। लिस्ट ऑफ एग्जिबिट्स, अगर आप किसी चीज को रेफर करते हो तो वो आप लगाते हो। एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होता है, सिर्फ 2 पेज के अंदर आप ये लिखते हैं कि कौन कौन सी आपकी मेजर फाइंडिंग्स हैं, और कंक्लूजन रिकमेंडेशंस एक एक पैराग्राफ के फॉर्म में, 1 या 2 पेज में एग्जीक्यूटिव समरी हो जाती है। एग्जीक्यूटिव समरी से क्या होता है, आपकी रिपोर्ट पढ़ने से पहले कोई आइडिया लेना चाहिए कि मेरे काम की रिपोर्ट है या नहीं, जिस तरीके की स्टडी मैं करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड है या नहीं, तो वो एग्जीक्यूटिव समरी के थ्रू समझ सकता है कि हाँ मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। अब उसके बाद में जैसे टेबल ऑफ कंटेंट थी ना, टेबल ऑफ कंटेंट में ये सारे चैप्टर्स आएंगे। इंट्रोडक्शन का चैप्टर आएगा, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आप बैकग्राउंड लिखेंगे अपनी प्रॉब्लम की, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या था, आपको याद है आपने रिसर्च प्रोसेस में एक स्टेप नंबर 1 किया था, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने फॉर्मुलेट की थी वही स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा। बैकग्राउंड में आप स्टार्टिंग समझाएंगे। उसके बाद अप्रोच टू द प्रॉब्लम, अप्रोच टू द प्रॉब्लम के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे। अप्रोच टू द प्रॉब्लम में 3-4 चीजें आती हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ये 3-4 चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद में हम आ गए थर्ड चैप्टर, दैट इज रिसर्च डिजाइन। थर्ड चैप्टर ये रहा आपका रिसर्च डिजाइन। इसके अंदर आप कौन से टाइप की रिसर्च डिजाइन यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या फिर कॉजल, जो भी आप यूज करें वो लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे आपने, और किस बेसिस पर आपने रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट की, किस बेसिस पर वो बनाई आप। उसके बाद में जो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत थी अपनी रिसर्च के लिए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, दैट यू विल राइट। आफ्टर दैट सेकेंडरी सोर्सेज से व्हाट डेटा यू हैव कलेक्टेड, वो सारा आप मेंशन करेंगे। किस किस वेबसाइट से आपने यूज किया है, आपने किस किस वेबसाइट को यूज करते हुए आपने डेटा कलेक्ट किया है, और कौन कौन से जर्नल से लिया है, कौन कौन से न्यूज़पेपर से लिया, मींस ऑल द सेकेंडरी सोर्सेज यू हैव टू मेंशन बाय नेम, बाय नेम यू हैव टू मेंशन। देन प्राइमरी सोर्सेज का आप डेटा कलेक्शन बताएंगे कि मैंने 500 क्वेश्चनर्स फिल कराए, उसमें से 50 तो खाली आ गए, 450 टोटल फिल्ड थे,
जो भी था केस, इतने लोगों ने भरे और इस टाइप के लोगों को मैंने अप्रोच किया। मेरा डेटा टाइप ये था, मेरा सैंपल साइज ये था, मेरी पॉपुलेशन में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सैंपल मैंने यहाँ से कलेक्ट किया, सैम्पलिंग मेथड एंड एवरीथिंग वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। फिर आप अपने बताएंगे स्केलिंग टेक्निक्स आपने कौन सी यूज की, आपका डेटा नॉमिनल स्केल पर था, ऑर्डिनल पर था, रेशियो पर था या इंटरवल स्केल पर था, वो आप बताएंगे। फिर स्केलिंग टेक्निक्स में आप बताएंगे मैंने लिकर्ट स्केलिंग यूज की, सीमेंटिक डिफरेंशियल यूज की या रैंकिंग स्केलिंग की। आपने पढ़ी है दोनों, दो तरह की होती हैं, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव, उसके अंदर अलग अलग स्केल्स होते हैं। तो आप ये बताएंगे आपने कौन सी स्केलिंग टेक्निक यूज की, ग्राफिक रेटिंग स्केल यूज किया, सिमेंटिक डिफरेंशियल किया, स्टेपल स्केल किया, कांस्टेंट सम यूज किया, कौन सा यूज किया। देन क्वेश्चनियर डेवलपमेंट एंड प्री टेस्टिंग, फिर आप लिखेंगे आपने क्वेश्चनियर कैसे डेवलप किया, उसमें पहले इनिशियली आपने कितने क्वेश्चंस डाले, कितने एक्सपर्ट्स को दिखाया, फिर कितने क्वेश्चंस रिवाइज किए, क्वेश्चंस में क्या क्या प्रॉब्लम आई, व्हाट प्रॉब्लम यू फेस्ड, और किन किन लोगों ने आपको हेल्प किया। यू विल मेंशन द नेम्स आल्सो, कितने लोगों ने आपको हेल्प किया, कहाँ कहाँ आप गए। फिर क्वेश्चनियर्स की प्री टेस्टिंग करने के बाद नए क्वेश्चनियर में कितने क्वेश्चंस आए, पहले कितने थे, आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कितने हैं, कंस्ट्रक्ट्स कितने हैं, और कितनों को आपने स्टडी किया है, टेक्निक्स आपने कौन सी यूज करी है, वो सारा कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे। देन यू विल कम टू सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक में आप बताएंगे कि आपने क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक यूज की, या आपने स्ट्रैटिफाइड यूज की, या कोटा यूज की, या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज की, कौन से टाइप की सैम्पलिंग आपने यूज की, या स्नोबॉल यूज की, या कन्वीनियंस यूज की, कौन सी यूज की, आपने सारी सैम्पलिंग टेक्निक स्टडी की हुई है। फिर फील्ड वर्क के बारे में आप बताएंगे, फील्ड वर्क से कहाँ से क्या चीज आपने ली, पिक की, पूरा फील्ड वर्क आप यहाँ डिफाइन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 रिसर्च डिजाइन फिनिश। आप इस चैप्टर को रिसर्च डिजाइन भी कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 को, और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं। रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी दो नाम हो सकते हैं इसके। और फिर आ गया आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज डेटा एनालिसिस। चैप्टर नंबर 4 दैट इज data analysis. Just a minute. डेटा एनालिसिस के अंदर हम आ गए, ये रहा। अब डेटा एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे, इसको मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम पहले तो लिखेंगे कि डेटा कलेक्शन कैसे किया था हमने, मेथोडोलॉजी पूरी बताएंगे टूल्स कौन से यूज किए हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स जो मैंने आपको भी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक बताए थे, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, ये सारे आपके टूल्स होते हैं। तो आपने अपनी रिसर्च में कौन सा टूल यूज किया है, ये आप यहाँ पर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। प्लान फॉर डेटा एनालिसिस बताएंगे कि आपका डेटा एनालिसिस का प्लान क्या था, और एनालिसिस कैसे कैसे की, कौन कौन से वेरिएबल्स सेलेक्ट किए, और किस किस वेरिएबल पर आपने क्या क्या परफॉर्म किया। ओके, ये सारा कुछ आप बताएंगे। फिर आगे आपके रिजल्ट्स, उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को जॉट डाउन करेंगे। उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को जॉट डाउन करेंगे। रिजल्ट्स में आप लिखेंगे लिमिटेशंस, आपकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या थी। स्टडी की लिमिटेशंस बेटा बेसिकली क्या होती हैं, लिमिटेशंस आपकी स्टडी की कोई कमियां नहीं होती हैं, लिमिटेशंस वो चीजें होती हैं जो आप नहीं कर पाए, जो आप अपनी स्टडी में नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते थे आप कर नहीं पाए, उनको बेसिकली हम लिमिटेशंस कह देते हैं। और लिमिटेशंस हर स्टडी में जरूर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि एक रिसर्च इतना वाइड प्रोसेस है कि सारी चीजें आप कर ही नहीं पाओगे, सारे स्टेप्स आप पूरे नहीं कर पाओगे। स्टेप्स पूरे कर लोगे बट वाइड रेंज नहीं हो पाएगी, आपका स्कोप एक लिमिटेड रहेगा। तो स्कोप आपका कहाँ तक लिमिटेड है, आप यही लिमिटेशंस में बताएंगे। इस वाले 5A के पॉइंट में आप यही बताएंगे कि आपका स्कोप कहाँ तक लिमिटेड था। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन हो सकती है मेरी, फर्स्ट लिमिटेशन दैट माय स्टडी वाज लिमिटेड टू द एरिया ऑफ दिल्ली एनसीआर ओनली।
या माई स्टडी वॉज लिमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेरठ ओनली। ठीक है, एक लिमिटेशन आपकी हो सकती है कि आई ओनली कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड वॉज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं, सिंपल रैंडम नहीं करें, तो ये भी आपकी एक लिमिटेशन हो गई। वो आपने अपनी लिमिटेशन में बता दिया। आपने अपनी लिमिटेशन में 3-4 टेस्ट बता दिए कि आई कुड हैव यूज्ड दिस टेस्ट आल्सो बट आई यूज दिस टेस्ट ओनली, तो ये भी आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। आप अपने काम का जो स्कोप है ना, उसके स्कोप को जस्ट अपोजिट कर दो तो आपकी लिमिटेशंस निकल के आ जाएंगी। लिमिटेशंस वही होती हैं जितना आप यूज नहीं कर पाए होते हैं, वही लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन में कोई स्पेशल अलग से चीज नहीं होती है। अब हम आगे आ रहे हैं, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस में हम क्या करेंगे, जब आपके रिजल्ट सारे आ गए, आप कंक्लूड करेंगे कि मैंने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट की या एक्सेप्ट की और किस बेसिस पे की। आपके स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या आई थी, जो आपने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की उसकी वैल्यू क्या थी, उस वैल्यू के बेसिस पे आपने कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट की और क्यों की। और उसके बाद में आप जब आपके रिजल्ट्स आ गए, इंटरप्रिटेशन हो गया, फिर आप कंक्लूड करके लिख देंगे इसका मतलब मेरी स्टडी बताती है कि इसका इससे रिलेशन है, इसका इसका रिलेशन नहीं है, इसका इस पे इम्पैक्ट है, इसका इस पे इम्पैक्ट नहीं है, एंड सो एंड सो एंड सो। फिर आप रिकमेंडेशंस देंगे। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं आपकी स्टडी एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए कितनी हेल्पफुल है, आपकी स्टडी किसको कितना। दीपांशु बुरारिया क्या कह रहे हो बेटा, ही हैज रेज्ड हैंड, तो जरा मैं क्या होती है ना, तो रिकमेंडेशंस होती हैं जो आप अपने कंक्लूजन्स के बेसिस पर मैनेजमेंट को या कंट्री को या इकोनॉमी को या इंडस्ट्री को उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताते हैं, वो रिकमेंडेशंस होती हैं कि हाउ योर रिसर्च इज हेल्पफुल फॉर द कंपनी और फॉर द इंडस्ट्री और फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, कि इनके लिए किस तरह से यूजफुल है एंड हाउ योर रिसर्च इज एप्लीकेबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी रिसर्च इकोनॉमी, इंडस्ट्री या कंपनी को किस तरह से हेल्प कर सकती है। These comes in recommendations, means applicability, applications of your research which are drawn from conclusion are actually comes under the recommendations. Then bibliography और references. Bibliography references आप सब जानते हैं, आपने स्टडी करते में कौन कौन सी मैगजीन्स पढ़ी, क्या जर्नल्स पढ़े, क्या रिसर्च, क्या क्या आपने पढ़ा, कहाँ कहाँ को आपने कंसल्ट किया, कौन कौन सी रिसर्च स्टडीज पढ़ी, वो सारा कुछ आप यहाँ लिखते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स के नाम भी आते हैं बिब्लियोग्राफी में, ओके, वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बिब्लियोग्राफी के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं बच्चों। बिब्लियोग्राफी के कैसे फॉर्मेट्स होते हैं, एमएलए स्टाइल होता है, एपीए स्टाइल होता है, ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एमएलए स्टाइल अमेरिका बेस्ड है, एपीए स्टाइल एक नया फॉर्मेट है, आजकल एपीए स्टाइल की रेफरेंसिंग को लोग यूज करते हैं। एपीए स्टाइल आपकी सिलेबस में भी है, मैं आपको बताऊंगी भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वो क्या होता है, किस तरीके से स्टाइल, किस स्टाइल में आप रेफरेंसेस को शो कर सकते हैं, क्या तरीका होता है। अपेंडिक्स में आप सारे अपेंडिक्स लगा दे, एक अपेंडिक्स तो आपका क्वेश्चनर हो जाएगा। उसके अलावा आप आयुषी Ayushi, you want to say something? I'm going and Ayushi आपको मैं unmute करती हूँ। नहीं कम कर दो प्लीज। आयुषी Ayushi, I'm not able to see you. Ayushi, anyways. So अपेंडिक्स के अंदर एक तो अपेंडिक्स आपका हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चनियर। उसके
इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास फॉर्मेट या आपने स्टडी में यूज किया है या कोई भी टूल यूज किया है, कोई भी चीज जो आपको लगती है कि आपने अंदर रिसर्च में कुछ रेफर किया है, कुछ भी अगर आपने रेफर किया है तो उसको आप अपेंडिक्स में लगा दीजिए। रेफर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई रिसर्च स्टडी रेफर की तो आप उसको अपेंडिक्स में लगा देंगे, नहीं। अपेंडिक्स में जिसमें आपको देखने की जरूरत पड़ती है, एक तो हुआ मैंने रेफर कर दिया, मैंने इस न्यूज पेपर को पढ़ा था, इस वाले आर्टिकल को पढ़ा था, या मैंने इस वाली मैगजीन को पढ़ा था, तो आप उसको अपेंडिक्स में नहीं लगाएंगे। अगर आपकी स्टडी को समझने के लिए उस चीज की जरूरत पड़ रही है, उसको भी रीड करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको रीड करना पड़ेगा स्टडी को समझने के लिए, आप उसको अपेंडिक्स में लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है सारी वेबसाइट की कॉपी और फोटो निकाल कर लगा दिया अपेंडिक्स में, नहीं। जिसको समझने के लिए, रीड करने के लिए, स्टडी को समझने के लिए जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत है उस डॉक्यूमेंट को आप अपेंडिक्स में लेंगे, सबको नहीं, बाकी को तो बस रेफरेंसेस में दिखा दीजिए, ठीक है। अपेंडिक्स में जैसे एक तो क्वेश्चनर आ गया, आपका फॉर्म्स आ गए, स्टैटिस्टिकल आउटपुट की एक दो पिक लगा सकते हो, कोई भी लिस्ट है वो आप लगा सकते हो, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। I'm coming to the next slide. Effective report writing is an art. इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इसको मैं कल टेकअप करती हूँ, ठीक है। दैट आई विल टेक अप टुमारो।